इजराइल के आयरन डोम की कॉपी क्यों मना रहा है तुर्की? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूके को फोन क्यों मिलाया डॉक्टर एस जयशंकर ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की ने मंगलवार को स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। ये बड़े पैमाने पर ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क पर आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम होगा। इससे तुर्की की हवाई सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तुर्की लंबे समय से एक ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश में था जो कई तरह के प्लेटफॉर्म को एक साथ इंटीग्रेट कर सके। ऐसे सिस्टम में इजराइल सबसे आगे है। वर्तमान में तुर्की अपने आसमान की सुरक्षा के लिए रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हालांकि उसके पास कुछ पश्चिमी कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तुर्की नाटो का सदस्य है, इसके बावजूद उसने मिसाइल खतरों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहने पर अपने पश्चिमी सहयोगियों की विफलता की आलोचना की है। यह नाटो का एकमात्र ऐसा सदस्य देश है जो रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इस कारण अमेरिका ने तुर्की को अपने F-35 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बाहर कर उसके डिफेंस इंडस्ट्री पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। तुर्की का कहना है कि उसने रूसी S-400 को इसलिए खरीदा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो अपना स्वयं का रक्षा कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन की अध्यक्षता वाली रक्षा उद्योग कार्यकारी समिति ने मंगलवार को स्टील डोम परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क संरचना के तहत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, सेंसर्स और हथियारों के कई लेयर को एक साथ जोड़ना है। इससे इन एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने वाले सेंटरों को वास्तविक समय में डेटा डिलीवरी की सुविधा होगी और निर्णय लेने वालों का समर्थन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तुर्की के उपराष्ट्रपति सेवडेज यिल्माज ने इस डिफेंस सिस्टम के अनुमोदन को ऐतिहासिक निर्णय कहा है। यिल्माज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए सभी कूटनीतिक साधनों का उपयोग करते हुए हम अपने देश को सभी प्रकार के खतरों के खिलाफ अधिक मजबूत स्थिति में लाने के लिए दृढ़ है। तुर्की का जाना माना रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता एसेलसन स्टील डोम के विकास का नेतृत्व कर रहा है। जहां एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार यूके को क्यों फोन किया है। बांग्लादेश के अलावा यूके में भी पिछले कई दिनों से हिंसा हो रही है। यहाँ के साउथ पोर्ट में जो कांड हुआ है उसके बाद धुर दक्षिणपंथी प्रदर्शनों का मुकाबला करने और अप्रवासियों और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुधवार को नस्लवाद के विरोध में हजारों लोग इंग्लैंड की सड़कों पर उतर आए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार बुधवार रात 11 बजे तक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी पुलिस बल तैनात किए जाने के बाद 100 से अधिक संख्या में नियोजित दक्षिणपंथी प्रदर्शन नहीं हो पाया। वहीं बड़ी संख्या में नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारी लंदन, ब्रिस्टल, ब्राइटन, बर्मिंघम, लिवरपूल, हेस्टिंग्स और वाल्मेस्टो जैसे शहरों और कस्बों की सड़कों पर उमड़ पड़े। नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिसमें लिखा था कि फांसीवाद और नस्लवाद को नष्ट करें, शरणार्थियों का स्वागत है, अति दक्षिण पंथ को रोके और प्यार करो, नफरत नहीं। ब्राइटन में केवल कुछ ही संख्या में अति दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी पहुंचे जिनकी संख्या नस्लवाद विरोधी भीड़ से काफी कम थी। ये ब्रिटेन के लिए राहत की बात है क्योंकि कई दिनों से देश में मुसलमानों और आमतौर पर अप्रवासी आबादी को निशाना बनाकर दक्षिणपंथी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस अधिकारी घायल हो गए, दुकानों को लूट लिया गया और शरणार्थियों के होटलों पर हमला किया गया। उपद्रव के बाद 100 से अधिक दंगाइयों पर आरोप लगाए गए। उनके मामलों को अदालती प्रक्रियाओं में तेजी से निपटाया गया। बुधवार को 3 लोगों को जेल भेजा गया जिनमें से एक को 3 साल की सजा सुनाई गई। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई कि साउथ पोर्ट में जिस तरीके से चला है वो एक मुस्लिम प्रवासी था जिसने ये सब कुछ किया है और उसके बाद से हर जगह पर इसी तरीके की चीजें देखने को मिलने लगा है। खैर, अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत ने कहा है कि बांग्लादेश और यूके दोनों के लिए हम देख रहे हैं कि वहाँ की कैसी
परिस्थितियां हैं और पहली बार ये देखने को मिला यूके के लिए भारत ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। पहले ये लोग ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते थे, पर अब यहाँ पर उल्टा हो गया है, भारत ने की है। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने बात भी किया है कि आखिरकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बात को डिटेल नहीं दिया गया है, पर हुआ क्या है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भारत पहुंची शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जोय ने कहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा है कि उनके देश में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। जॉय ने कहा कि हालांकि 76 वर्षीय हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि वो सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। उन्होंने ये भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान परिवार के सदस्य न तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त अवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे। जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए PM मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, भारत से अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने में मदद करने और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाने की अपील। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है, मैंने कहा था कि बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें जो भी करना होगा वो करने जा रहे हैं, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में अवामी लीग सबसे बड़ी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश लौटेंगी। अवामी लीग को भारत की सदाबहार सहयोगी करार देते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बांग्लादेश में बनने वाली अंतरिम सरकार से जॉय ने कानून और व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया और कहा कि देश अराजकता के गर्त में जा रहा है, क्षेत्र में दूसरा अफगानिस्तान बन रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी उम्मीद है कि जब भी लोकतंत्र बहाल होगा और नया चुनाव होगा तो अंतरिम सरकार समान अवसर तैयार करेगी। जॉय ने कहा कि आप अवामी लीग को बाहर नहीं कर सकते और बांग्लादेश में कभी प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं रख सकते। उनके व्यक्तिगत विचार जो भी हों, उन्होंने कहा कि ये एकता सरकार चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते हैं। मुझे आशा है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का शपथ लेने वाले हैं और यहाँ पर एक चीज हो गया है कि फिलहाल के लिए बांग्लादेश की जो PM है वो जाना चाहती थी यूके, पर यूके ने मना कर दिया है और यूके के मना करने के बाद इन्हें अब कहाँ जाना है ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है। यूके से बातचीत चल रही है पर यहाँ पर चीजें अभी अटकी पड़ी है। हालांकि भारत सरकार ने ये कहा है कि आप जब तक सुनिश्चित नहीं कर लेती हैं कि कहाँ पर आप हैं तब तक आप रह सकती हैं, इसलिए ये यहाँ पर हैं और माना जा रहा है कि ये या तो मिडिल ईस्ट के देश या फिर रूस भी जा सकती है। हालांकि यूके से बातचीत के बाद क्या ये मामला सेटल होगा और क्या समस्याएं हल होंगी, क्या यूके इनकी एंट्री करने देगा, ये सारी चीजें आने वाले समय में पता चलेंगी। वैसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सीन है, यहाँ पर देखने वाली चीज होगी कि आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।